कल आप लोग एतमाद का वोट लेने की बात की जा रही थी खान साहब की जानिब से, क्या ऐसा हुआ कि आप लोगों ने फैसला किया कि नहीं हम एतमाद का वोट अब नहीं लेंगे? ये बात तो थी ना कि गवर्नर साहब ने गलत ऑर्डर दिया था और उस गलत ऑर्डर के तहत कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने 11 तारीख कोर्ट ने मुकर्रर की और साथ उन्होंने ये कहा कि आप उस वक्त तक असेंबलियां मत डिसॉल्व करिए। ठीक है, बिल्कुल। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को इसलिए काम नहीं दिया जाना चाह रहा कि वो नवाज शरीफ साहब एक्सपोज करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं मेरे अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वो खुद वो करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान से इंतकाम लिया जा रहा है इस वक्त जिस तरह से आप देखें ना, इसहाक डार साहब को जो कि नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, जिस तरह से मुसल्लत किया गया है, उन्होंने कभी भी माशी मैदान में कभी कारनामा अंजाम नहीं दिया। पैरा साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौकिफ ये है, काफ लीग का भी मौकिफ कमोबेश यही है, अगर अदालत कहेगी तो हम एतमाद का वोट ले लेंगे, बसूरत दीगर हम गवर्नर का हुक्म नहीं मानते। अदालत ये बात नहीं कह सकती कि आप एतमाद का वोट लें, ये जिसने कहना था उसने कह दिया और वो गवर्नर पंजाब है। अदालत बेसिकली इस बात का फैसला नहीं कर रही कि एतमाद का वोट लेना है कि नहीं लेना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, साजिश, बैरूनी मुदाखलत और तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी से पीडीएम ने हुकूमत तो बना ली, लेकिन 8 माह गुजरने के बावजूद हुकूमत अभी तक अवाम को कोई रिलीफ नहीं फराहम कर सकी। अगर बात की जाए अवाम की तो उल्टा अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दिल पर पत्थर रखकर जो सख्त फैसले लिए उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत के दौर में हर नया दिन एक नए बहरान की नवीद सुनाता है। कभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तो कभी गैस का बहरान हुकूमत को मुंह चिढ़ा रहा है, कभी बिजली की लोड शेडिंग इजाफी बिलों से अवाम की जेबों पर डाका डाला जाता है, तो कभी तवानाई का बहरान सनतों को मुतासिर करता है। डॉलर की तो क्या ही बात है जनाब, डॉलर की बढ़ती कदर ने रुपए को तो रोंद के रख दिया है। सनतें बंद हो रही हैं, 20 लाख से जायद मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। और जनाब, हमारा सेगमेंट होता है असल खबर वाला। असल खबर यह है कि इस पूरी सूरत हाल में अब पीडीएम के हाथ में सियासत है ना ही मईशत है। अवाम की तो बात करें तो अवाम में हुकूमत के खिलाफ इतना गुस्सा है, इतना शदीद गम गुस्सा है, जिसकी बुनियादी वजह पीडीएम की अपनी हुकूमत में आने के बाद वो तमाम तर दावों और वादों जो उन्होंने कहे थे उससे बाहर निकलना नहीं है, बल्कि 22 करोड़ अवाम को उसमें मजीद झोंक देना है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब IMF की तमाम तर शराइत मानने के लिए रजामंद नजर आते हैं। यार, उन्होंने गुज़िश्ता रोज अपने खिताब में किया और ट्वीट भी कर दिया। जनाब, वजीर आजम की तरफ से इकरारनामा आना ही था कि दीगर वज़रा भी महंगाई की नई लहर की नवीद सुनाने लगे और बताया गया कि IMF हुकूमत से क्या चाहता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने माशी बहरान के तमाम तर इल्ज़ामात हस्बे रिवायत पिछली हुकूमत पर डाले और टैक्सों की भरमार और वसीलों सब्सिडीज के खात्मे समेत IMF की कड़ी शराइत को खुद ही बयान कर दिया। और जनाब, अब इन तमाम बयानात और मुल्की हालात को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि IMF ने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और मुल्क के 22 करोड़ अवाम महंगाई की नई लहर की तैयारी पकड़ लें। जनाब, आज साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खवातीन के कन्वेंशन से वीडियो लिंक पर खिताब किया और कहा कि मुल्क तबाही की तरफ जा सकता है, मुल्क में बहरान पैदा होने वाला है। 7 माह पहले पेशगोई की थी, आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बहरान है। उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क में सबसे पहले साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। सारे इदारों को कह रहा हूं कि पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल जाएगा। पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है जहां श्रीलंका पहुंच गया था। खुदा के वास्ते कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करें, सबको मिलकर जिद्दोजहद करके मुल्क को इस दलदल से निकालना है। पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए एक मजबूत हुकूमत की जरूरत है। साबिक वजीर आजम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल एक मजबूत हुकूमत के साथ साथ पंजाब में जो सूरत हाल चल रही है उसमें भी बेहतरी लाने की जरूरत है। नून लीग को लाने की कोशिशें की जा रही है पंजाब में। MQM के जो धड़े थे मुख्तलिफ, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी में शामिल किया जा रहा है। मजीद क्या कहना था खान साहब का, पहले सुनते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने हैं और करवाने चाहिए, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब का मुतालबा है और यही अवाम का भी मुतालबा है, क्योंकि अवाम
यही चाहते हैं कि जनाब जिसको भी इलेक्शन के बाद हक हुक्मरानी मिले वो आगे पाकिस्तान की बागदौड़ संभाले और पाकिस्तान को इस जो बहरान है उसकी कैफियत से निकाले। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब में जो सूरत हाल है, पंजाब में जो मामला चल रहे हैं जनाब, कल पंजाब असेंबली का इजलास है, 9 तारीख है, 11 तारीख तक की अंडरटेकिंग दी गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात पर फैसला कर लिया है कि वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे। एक तरफ महंगाई का सुनामी है, दूसरी तरफ पंजाब में जो सूरत हाल है वो किसी करवट बैठने का नाम नहीं ले रही। इसी पर जरा मजीद बात कर लेते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन राशिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पंजाब से उनका ताल्लुक है। आमिर जिया साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे उस्तादों में से एक हैं, एनालिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और साथ साथ इस वक्त वफाकी वजीर भी हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू यास्मीन राशिद साहिबा, ये बताइएगा, महंगाई अपनी जगह पे, महंगाई पर मैं आऊंगा, 30 रुपए की रोटी मिल रही है, हम जैसे लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं चाह रहा हूं जरा पहले आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पंजाब की सूरत हाल पर जरा बात कर लें। ये कल आप लोग एतमाद का वोट लेने की बात की जा रही थी खान साहब की जानिब से, क्या ऐसा हुआ कि आप लोगों ने फैसला किया कि नहीं, हम एतमाद का वोट अब नहीं लेंगे? लेकिन ये मेरा ख्याल है जो दोनों इत्तेहादी पार्टी के साथ और हमारी पार्टी की आपस में जो सीनियर रहनुमाओं की आपस में डिस्कशन हुई, उसमें ये बात तो थी ना कि गवर्नर साहब ने गलत ऑर्डर दिया था और उस गलत ऑर्डर के तहत कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने 11 तारीख कोर्ट ने मुकर्रर की और साथ उन्होंने ये कहा कि आप उस वक्त तक असेंबलियाँ मत डिसॉल्व करिएगा जब तक इस पर कोई डिसीजन ना आए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर ये सोचा गया कि कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया हुआ है और चांसेस ये हैं कि जो ऑर्डर दिया है गवर्नर ने वो कोर्ट उसको रद्द कर दे और कह दे कि वो गलत ऑर्डर है। अच्छा। और अगर वो गलत ऑर्डर था तो फिर द चीफ मिनिस्टर डजंट हैव टू टेक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वो तो फिर दोबारा से नए सिरे से ये मूव करने की लेकिन ये बात यास्मीन साहब बिल्कुल वैलिड भी है, जस्टिफाइड भी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं कल तक की बात करूं ना, कल खान साहब की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ तब ये फैसला हुआ, लेकिन उससे पहले तक के जितने बयानात हैं कि हम 11 तारीख से पहले एतमाद का वोट भी लेंगे और वेरी नेक्स्ट डे हम असेंबली को तहलील भी कर देंगे और कोई कानून शिकनी भी नहीं होगी, तौहीन अदालत भी नहीं होगी, दिल आज़ारी भी नहीं होगी, हम ऐसा कर लेंगे। तो ये काफ लीग के कहने पर आपने किया है या आपकी इंटरनल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स है उसने ये फैसला किया है? मेरा ख्याल खान साहब ने हमारे साथ भी सलाह मशवरा किया, बाकी सबके साथ भी सलाह मशवरा किया, जो हमारे साथ कानूनदान काम कर रहे हैं उनके साथ भी सलाह मशवरा करके सारों ने मिल के बैठ के मेरा ख्याल है एक मुश्तरका सोच के साथ ही किया है। लेकिन जहाँ तक असेंबली की तहलील करना का ताल्लुक है, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि द चीफ मिनिस्टर शुड बी क्लियर नाउ कि भाई उनके ऊपर कोई किसी किस्म का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह जो है उसका कोई बोझ ना हो और उसके बाद हो सकता है। उनका ये कहना कि अगर हम इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पहले लेंगे तो हम उनके ऑर्डर को फिर तस्लीम कर रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। तो इस वजह से बेहतर है कि 11 तारीख 9 की जगह 11 तारीख तक इंतज़ार किया जाए। और जहाँ तक ताल्लुक है तहलील करने का, तो सारी पार्टी खान साहब के साथ खड़ी हुई है। हम एक्चुअली चाहते हैं कि तहलील हो असेंबलियाँ। वजह यह कि जिन हालात में इस वक्त पाकिस्तान चल रहा है, ये मैं आपको बताती चली जो इस तरह चलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल दुरुस्त बात। लेकिन काफ लीग भी चाहती है, परवेज़ इलाही साहब भी चाहते हैं असेंबली तहलील हो। आपको क्या लगता है, आपकी अपनी राय? देखिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि मैं तो अपनी पार्टी का वो मौक़िफ़ दूंगी ना, और मेरी पार्टी का ये मौक़िफ़ है, इंक्लूडिंग मेरा अपना मौक़िफ़ भी यही है। वजह यह है कि आप जितनी देर लगाएंगे नया इलेक्शन करने के अंदर उतना ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। इस वक्त आप अगर वहाँ वफाक में देखिए तो इस वक्त वहाँ कोई तकरीबन सारी पार्टियों को अकोमोडेट करने के लिए खुदा ने 75 के 76 इनके वजीर, मेरे ख्याल से शायद 77 आपके सामने इतनी बड़ी काबीना हो, 77 के करीब। आप मुझे बताइए एंड ऑफ द डे पिछले 8 महीने के अंदर आपके सामने सारी फिगर्स हैं, किसी से छुपी ढकी छुपी तो है नहीं। महंगाई जो है वो आसमान को जाके लग रही है। लोग जो है वो 2 वक्त तो बहुत बड़ी बात है, 1 वक्त की रोटी लोगों को नसीब नहीं हुई। महंगाई का आलम आप हाल ये देखें, आटे का क्या कराची के अंदर क्या सिंध के अंदर हाल हुआ है। ठीक है, तकलीफ़ चीज़ होती है, सारे पाकिस्तानी मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है कि सबको ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़िंदगी के अंदर है वो है कि फूड सिक्योरिटी हो, कि अगर हमारी फूड सिक्योरिटी भी ख़त्म हो रही है अगर वो तो ये तो वाकई बहुत परेशानी की बात है। और
जी, और मैं ये आपको बताती चली जाऊं कि कोई माने ना माने, वो तो हम अपनी जिद लगाने पे, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के बाद ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी नहीं के बगैर कभी नहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती। अब वहाँ भी वफाक के अंदर 13 पार्टियाँ इकट्ठी हुई हुई हैं, सबकी अपनी अपनी एक सोच है, अपनी अपनी, हर दूसरे दिन एक दूसरे से नाराज़ भी हो रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों सारे MQM को राज़ी करने चल पड़े थे, आपके सामने ही होता है ना ये सारा। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम भी एक कोलिशन में हैं, लेकिन नेचुरली क्योंकि मेजॉरिटी हमारे पास है, वी हैव हमारे पास 186 जो ज़रूरत है वो हमारे पास लोग हैं, तो वी आर एट द मोमेंट कंपैरेटिवली मोर कंफर्टेबल। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि हम किसी तरीके से, अगर हम सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बेहतरी का सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना बजाय ये कि हम किसी अपने एक इंसान की बेहतरी। अव्वलीन मफाद हमारा यही होना चाहिए। अगर आप इजाजत दें, करा दें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं आमिर रज़ा साहब की तरफ जाना चाहूँगा। आमिर साहब, ये कल तो कुछ नहीं हो रहा है, का वोट नहीं हो रहा है, अभी मैं पूछना चाहूँगा कायरा साहब से कि 11 तारीख के बाद क्या सूरत हाल हो सकती है। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, ये जो सियासी इस्तेहकाम की बात यास्मीन राशिद साहिबा ने की, बिल्कुल दुरुस्त बात की, आपको लग रहा है 11 तारीख के बाद ये आ सकता है या मजीद उलझनों का शिकार हो सकती है सूरत हाल? ये बिल्कुल बुनियादी बात जो यास्मीन राशिद साहिबा ने की बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, ना हमारी मईशत सही होगी, ना हमारा दिफा मजबूत होगा, ना दहशतगर्दी के खिलाफ हम जद्दोजहद अच्छी कर सकेंगे, ना गवर्नेंस अच्छी होगी। इस तो पूरे मुल्क पे एक मायूसी की फजा तारी है। और आप चाहे वो निचले तबके से, मेहनत कश तबके से बात करें, मुतवस्सित तबके से बात करें, लोगों को सुझाई नहीं दे रहा कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। हत्ता कि अगर आप बिजनेसमैन जो बहुत धन दौलत वाले लोग हैं, वो भी इस वक्त कहते हैं ना, दांतों में उंगलियां दबाए बैठे हैं, हैरान हैं, परेशान हैं कि जनाब ठीक है, वो उनका मजाक में कहा जा रहा है कि जी हमारा मुनाफा कम हो गया। जाहिर है कि उनके पास तो बहुत पैसे हैं, लेकिन मजीद उनका कारोबार नहीं चल पा रहा है। और जब उनका कारोबार नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हमारी बंद हो रही है। ये पूरा मंजर कशी की हमें जरूरत नहीं है। उसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार यकीनन हुकूमत वक्त है। देखिए, हुकूमत वक्त के पास तो मकाम उसके साथ है। आप की मतलब है कि हुकूमत के इख्तियारात उनके पास हैं, इदारे उनकी हिमायत कर रहे हैं, मीडिया का बड़ा हिस्सा जो है उनकी पुष्टपनाही के लिए खड़ा हुआ है। इसके बावजूद अगर वो डिलीवर ना करें और तोपों का रुख सिर्फ ये हो, क्या वजह है क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को इसलिए काम नहीं दिया जाना चाह रहा कि वो नवाज शरीफ साहब एक्सपोज करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं मेरे अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। आपने शहबाज शरीफ साहब को बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर माना तो था, लेकिन देख लें जब वजीर आजम बने तो क्या हुआ। ये अपनी नून लीग के अंदर की इख्तलाफात नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वो खुद वो करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान से इंतकाम लिया जा रहा है इस वक्त जिस तरह से आप देखें ना कि समधी को, माफ कीजिएगा, इसहाक डार साहब को, जो कि नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, जिस तरह से मुसल्लत किया गया है, वो एक कहते हैं एक ऐसी मिसाल है, क्योंकि उन्होंने कभी भी माशी मैदान में कभी कारनामा अंजाम नहीं दिया। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को मुश्किलात के भंवर में छोड़ा और इस मरतबा ज्यादा मेरे ख्याल में भंवर में छोड़ रहे हैं। ये खानदान जो है, पूरा शरीफ खानदान, ये पाकिस्तान से इंतकाम इसलिए ले रहा है कि इन्हें याद है कि 1999 में क्या हुआ। उससे पहले हर आर्मी चीफ से इनकी जो है नवाज शरीफ साहब की खटपट हुई, और फिर बाजवा साहब, बेशक बाजवा साहब ने बड़ा एहसान किया इन पर, लेकिन इनके दिलों में वो कदूरत है, इनके दिलों में वो मैल है। ये पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, ये कुछ भी कह लें, इदारे बहुत इनके साथ अच्छे हो गए हैं, बहुत इनके साथ मदद कर रहे हैं अपनी मासूमियत में। वो समझते हैं कि जनाब मतलब है जमहूरी हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये लोग जो है ना जमहूरी हैं, ना इनकी मतलब है एक अवाम से और पाकिस्तान से कमिटमेंट है इनकी। ये मौरूसी सियासत के अमीन है और मौरूसियत को उस शिकंजे में कसने के लिए पाकिस्तान को किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसको मतलब है भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, भतीजा, भांजा, समधी, बेटी, ये इनकी सियासत है। और जो इनकी किचन कैबिनेट है उसमें जो जितना बड़ा चमचा होगा वो इनके साथ होगा, उतनी बड़ी वजारत कोई मतलब है, बिल्कुल वो वजारत होगी, उसके अंदर कोई डिबेट नहीं हो सकती। आप मुझे बताएं, इतनी बड़ी तौहीन है कि मरियम नवाज साहिबा का क्या बैकग्राउंड है, उन्होंने तालीम के मैदान में क्या झंडे गाड़े, वो भी आप पूछ लें यास्मीन साहिबा से, उन्होंने मतलब है क्या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। मोहम्मद जुबैर जो उनको सिखाते पढ़ाते, भाई उनको मेरे ख्याल में होना चाहिए पार्टी के सरबराह। मिफ्ता इस्माइल साहब डॉक्टर हैं, PhD, उन्हें होना चाहिए। और ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आज़म, वो पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। बहुत सारे लोग हैं। अब मैं कह रहा हूँ सारे ये लोग जो हैं दुनिया में कहीं नहीं होता है, सारे के सारे बेचारे 10 बस्ता खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि हादसा पैदाइश की वजह से लोग कहते हैं जी इनके पास होना चाहिए। तो सर 11 तारीख के बाद भी फिर कोई इस्तेहकाम आ नहीं रहा पॉलिटिकली, फिर मैं सर कायरा साहब को भी इन्वॉल्व करूँ। 11 तारीख के बाद क्या मतलब है? मैं समझता हूँ कि जब तक
इस मुल्क में एक बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, इस मुल्क में इस्तेकाम नहीं आ सकता। और तब्दीली का मतलब सिर्फ चेहरों की तब्दीली नहीं, उसके साथ जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। मैं सुनना चाहूंगा पीटीआई के दोस्तों से कि वो ये वादा करें कौम से कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं और जब भी आते हैं, अकाउंटेबिलिटी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। और जिन्होंने लॉज तब्दील कर दिए अपने करप्शन के केसेस खत्म कराने के लिए, उनको क्या माफी मिल जाएगी? तो अगर ऐसा, मेरे ख्याल में, मैं सुनना चाहूंगा क्या कहेंगी ये। और ये अगर माफी मिल जाती तो ये बड़ा संगीन मजाक होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आमिर साहब। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर जरा उनसे भी जवाब ले लेते हैं। कायरा साहब, कल पंजाब असेंबली का इजलास है, जाहिर सी बात है पीटीआई ने फैसला कर लिया है, काफ लीग तो पहले फैसला करके बैठी हुई थी कि एतमाद का वोट उन्होंने लेना नहीं है, वो मानते ही नहीं है। आप लोगों, अच्छा मामला अदालत में गया हुआ है और परवेज इलाही साहब की जानिब से 11 तारीख तक की अंडरटेकिंग दी गई है कि जनाब अब तहलील नहीं किया जाएगा। पीडीएम की क्या हिकमत अमली होगी अगर लेट सपोज नहीं लेते, जो कि 100% अब श्योर है एतमाद का वोट? व्हाट डू यू थिंक, क्या होने जा रहा है फिर? कि उसकी हिकमत अमली तो आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता। इतना अर्ज कर सकता हूँ कि अगर का सवाल नहीं है, उनको एतमाद का वोट लेना होगा, तो ज्यादा से ज्यादा यही है कि अदालत का सहारा लें और अदालत के फैसले का इंतजार कर लें। हम भी फैसले के इंतजार में हैं। उसके बाद अल्टीमेटली वोट तो लेना ही पड़ेगा, वो एक आईनी ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक ब्रेक लेना है सर, अगर नाराज नहीं हो गए, एक ब्रेक लेना वापस। अदालत क्या ऐसा हुक्म दे सकती है कि आप एतमाद का वोट लें? इस सवाल के साथ कायरा साहब के साथ वापस आएंगे, एक ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यास्मीन राशिदी मौजूद हैं और आमिर ज़िया साहब भी मौजूद हैं। कायरा साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ ये है, काफ लीग का भी मौक़िफ़ कमोबेश यही है, अगर अदालत कहेगी तो हम एतमाद का वोट ले लेंगे, बसूरत दीगर हम गवर्नर का हुक्म नहीं मानते। डू यू रियली थिंक कि अदालत ऐसा हुक्म दे सकती है कि आप एतमाद का वोट लें? अदालत ये बात नहीं कह सकती कि आप एतमाद का वोट लें। ये जिसने कहना था उसने कह दिया, और वो गवर्नर पंजाब है। अदालत बेसिकली इस बात का फैसला नहीं कर रही कि एतमाद का वोट लेना है कि नहीं लेना। अदालत के पास ये केस लेके गए हैं कि एतमाद का वोट लेने में फेल होने के नतीजे में साहब को डीसीट कर दिया गया था उनके ओहदे से, यानी चीफ मिनिस्टरशिप से। उसके बारे में अदालत में वो गए हैं कि ये इख्तियार नहीं था गवर्नर का, वरना वो रिकॉर्ड पे है कि गवर्नर के इख्तियार कि वो उनको डीसीट करने का फैसला नहीं कर सकते। इस हद तक तो अदालत ने मामला रोका हुआ है। अदरवाइज अदालत आईनी इख्तियार या आईनी हुक्म के बारे में ना कोई हुक्म इम्तना दे सकती है, ना दिया है, और ना ही तो सर डी नोटिफाई नहीं कर सकते ना। कायरा साहब ये बात जस्टिफाइड हो गई, नहीं कर सकते, इसलिए मामला अदालत में गया है। परवेज इलाही साहब कहते हैं गवर्नर ऐसे अहकामात नहीं दे सकता, ये गैर आईनी है, इसको तस्लीम नहीं करते। आप कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लेना पड़ेगा आपको एतमाद का वोट। अगर 11 तारीख तक ये सूरत हाल नहीं होती है, 11 तारीख को इस केस की दोबारा समाअत है, व्हाट डू यू थिंक 11 तारीख के बाद क्या बनेगा पंजाब की सूरत हाल का? अदालत में वो गए हैं, अदालत इसका कोई रेमेडी तो देगी ना। अदालत को अब ये फैसला तो करना पड़ेगा ना कि अगर अदालत ने उनका मामला सुनना है और डी नोटिफिकेशन को रोकना है तो अदालत कुछ तो कहेगी ना। अदालत अपने कहीं तो ये हुक्म नहीं देगी, ठीक है, लेकिन अब अदालत को ये फैसला तो बहरहाल करना पड़ेगा कि क्या अगर अदालत कहती है कि गवर्नर का ये डी नोटिफाई करने का हुक्म दुरुस्त नहीं है, सही, तो फिर परवेज इलाही साहब को अदालत जरूर कहेगी कि आप गवर्नर का जो आईनी हुक्म है उसके मुताबिक एतमाद का वोट ले, वो प्रोसेस पूरा कीजिए। और अगर वो नहीं करते और अदालत ये भी नहीं कहती, पहली बात तो यह है कि अदालत को ऐसा कहना चाहिए और कहेगी, लेकिन अदालत नहीं कहती तो फिर हमारे पास अगली रेमेडी फिर अदालत ही है। चले मैं इसका जवाब यास्मीन साहब से ले लेता हूँ। यास्मीन साहब, अदालत अगर आपको कहेगी कि एतमाद का वोट लें, कायरा साहब पहले कह रहे थे कि वो अदालत ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन अदालत को कहना तो पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना मामला घूम फिर के वहीं पर आ जाएगा। जो पिछले साल की सूरत हाल हमने छोड़ी थी, नए साल में भी वही सूरत हाल होगी। फिर आप लेंगे एतमाद का वोट या फिर भी नहीं लेंगे? मेरा ख्याल है सबसे अहम बात यह है कि कायरा साहब भी यही बात कर रहे हैं कि क्योंकि अब अदालत के ऊपर छोड़ा गया है, 11 तारीख के बाद ही सही पोजीशन सामने आएगी और उसके बाद ही अगर देखें वोट भी लेना है
तो एंड ऑफ द डे वोट ही लेके और अपना चौधरी परवेज इलाही जो थे वो चीफ मिनिस्टर बने थे ना, बगैर वोट के तो नहीं बने। बिल्कुल पिछली दफ़ा जब बने हैं अब जाके। तो दूसरी बात ये है कि वो जो ख़रीदारी का काम शुरू हुआ था ना, आपके सामने जरदारी साहब भी तशरीफ़ ले आए थे, यहाँ शुजात साहब भी थे, ये सारे मिलजुल के बहुत इन्होंने कोशिशें की। हमारे MPs ने भी बताया, और फिर आपको पता है उनके अलावा और भी तो कोशिशें कर रहे थे, जिसमें भाई लोग जो थे वो हमारे वो भी पूरे पार्टिसिपेट कर रहे थे कि भाई आप लोगों ने वोट नहीं देना, इत्मीनान का वोट नहीं देना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनका प्रेशर, कोशिशें अभी भी कार फरमा हैं या खत्म हो गई हैं के बाद, जिनका जिक्र आप कर रही हैं? नहीं, वो देखिए जी, मेरा ख्याल है कि मुझे अफसोस इस बात का होता है कि बाजवा साहब ने तो देखें कैटेगोरिकली ये बात कह दी कि हम आइंदा, यानी अब तक हम करते रहे, दखल अंदाजी आइंदा नहीं करेंगे। सही है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा नहीं होगा। लेकिन मुझे तो इस बात पे कोई ख़ास यकीन नहीं आया, क्योंकि जो हो तो अभी भी रहा है। ये तो आप ना कहिए कि दखल अंदाजी नहीं हो रही, हो तो रही है, किसी से छुपी ढकी बात तो है नहीं। वो अलहदा बात है कि मैं जिक्र नहीं करना चाहती उस हाथी का जो कमरे में खड़ा हुआ है, जो मुझे भी नज़र आ रहा है और आपको भी नज़र आ रहा है, जिक्र ना करना अलहदा बात है। वो इस वजह से हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान की बका, तो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जमहूरियत को हमें हर तरीके से मजबूत करना चाहिए। इसमें किसी चीज़ की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। आवाम के अलावा कोई और बंदा जो है इस पर डिसीजन नहीं दे सकता। सही बात है। आवाम के सामने आवाम की अदालत में जाना चाहिए, आवाम जिसको चाहे, हमारा आइन भी यही कहता है। बना लेकिन अब सवाल ये भी है ना यास्मीन साहब, फिर मैं आमिर साहब की तरफ आगे बढ़ूंगा। कह रहे हैं कि आपने, जाहिर सी बात है, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि भाई वोट थे जब ही तो परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब बने ना, लेकिन वो वोट अब आपके पास नहीं है, और जितना उनके बारे में पढ़ा है, उनको जानते हैं, उसके बारे में ये बात तो कही जा सकती है कि परवेज इलाही साहब को अगर यकीन होता कि आज भी उनके पास उतने वोट है, तो कहते हैं आज ही मैं लेता हूं एतमाद का वोट और अपने जो मुखालफिन हैं उनको चुप कराता हूं। ऐसा है नहीं, लेकिन मैं आपको यकीन से बताती हूँ कि हालात बड़े अच्छे हैं वोट वाले, आप तसल्ली रखिए। मैं भी कभी ये बात ना करूँ अगर मुझे यकीन ना हो, कोई ऐसी परेशानी ही नहीं है हमें, बिल्कुल किसी किस्म की। इंशाल्लाह वोट जब भी लेंगे पूरे होंगे। और इसकी वजह ना लेने की सिर्फ यही है कि आप उस एहकाम को गैर आईनी मानते हैं जो कि गवर्नर साहब ने दिया, बस। जी, यही बात डिसाइड हुई, जो सारों ने मिलकर बैठ के डिसाइड की, यही सोचा गया कि 11 तारीख तक इंतज़ार करके उसके बाद देखते हैं। ठीक है आमिर साहब, सर ये आप भी इत्तेफाक करेंगे ऐसी ही सूरत हाल है, क्योंकि कुछ लोग जो पंजाब की सियासत को बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ना, जिनमें आप भी शामिल हैं, मतलब अमूमी तौर पर यह ख्याल है लोगों का कि भाई अब शायद परवेज इलाही के पास इतने वोट नहीं हो सकते, या उनको कोई बड़ा धचका लग सकता है, इसी वजह से इस सूरत हाल से बचा जा रहा है। ऐसा है आमिर साहब? देखिए, इस मुल्क में किसी भी चीज़ का इम्कान है। हमारे यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा महलाती साजिशें होती हैं, तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं वो गलत नहीं उठा रहे, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है टोकरी में वफादारियाँ बेच सकते हैं। ये मतलब हमारी रिवायत रही है ना, जो सिंध हाउस में जो कुछ करतब हुआ, ये PTI ने भुगता था ना कुछ दिन पहले तक, और हमने देखा कि किस तरह वफादारियाँ तब्दील हुई हैं या करा दी गई हैं या बेच दी गई हैं। तो कोई भी वजह हो, तो मैं इस बात से मुझे कोई मतलब शक शुबा नहीं होगा जब देखते हैं कि जी रेजर थिन जो है आपकी मेजोरिटी है, तो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि अदालत, जो हमारी सुप्रीम जुडिशरी ने ये बात की कि अगर कोई अपना वोट बेचेगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा, जो कि मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा कदम है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, इस चीज़ को अगर आप पस मंजर में देखें तो मैं नहीं समझता इतना आसान होगा। लेकिन जाहिर है कि उसके जो पंजाब के हालात हैं बड़े पेचीदा हैं। आपका सबसे बड़ा सूबा है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान वहाँ पर बसता है, और उसके अंदर अगर इतनी गैर यकीनी सूरत हाल होगी, और उसके मैं जिम्मेदार समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत जो है वो एक जमहूरी तसलसल को जारी नहीं रहने देना चाह रही। वो बाय हुक और बाय क्रुक चाह रहे हैं कि उस जो एक PTI ने कहा हमारी मेजोरिटी है, हम वहाँ पे फ्रेश इलेक्शन कॉल करना चाहते हैं, एक जमहूरी कदम है। अब ये उसको किसी और तरह से उस चीज़ को रोकना, रखनंदाजी डाल रहे हैं उसके अंदर ना, तो उसमें जाहिर है कि मामला टेढ़ा होगा। उसमें जाहिर है कि लोग कहते हैं ना कि माखा नाकाम हो गए, बहुत सारे लोग कहते हैं तजियाकार। मैं कहता हूँ इस मुल्क में कामयाब कौन हो रहा है? इस मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान खाकम बदहन नाकाम हो रहे हैं, बतौर रियासत हम लोग नाकाम हो रहे हैं। जो मतलब हुकूमत ने क्या डिलीवर किया? क्या महंगाई ख़त्म कर दी? क्या सियासी इस्तेकाम लेकर आ गए? क्या किया इन लोगों ने? क्या अफरात ज़र में कमी लाई? क्या डॉलर की कीमत जो है इन्होंने मुस्तहकम की, और रुपए की कीमत मुस्तहकम की? क्या किया इन लोगों ने? तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा बड़ा फेलियर उनका है जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनके पीछे जो है बहुत ज़्यादा हिमायत हासिल है।
उनका बड़ा फेलियर है, और उस फेलियर की वजह से, उस नाकामी की वजह से मलबा जो है पाकिस्तान पे गिर रहा है। और आने वाले, मैं समझता हूँ कि इतना सख्त वक्त है पाकिस्तान पे, ये कोई मतलब है, कोई मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन वाकई मैंने अपने 30 साल के कैरियर में इतनी गैर यकीनी सूरत हाल सलमान, खुदा की कसम, नहीं देखी। बिल्कुल सर। वो जब पाकिस्तान पे सैंक्शन लगी थी 1998 में, तब भी नहीं था। जब मुश्किल वक्त आता था, परवेज मुशर्रफ साहब जब आए थे, $400 मिलियन के रह गए थे हमारे रिजर्व, $400 मिलियन से जरा से ऊपर थे। उस जमाने में भी आपको यकीन था क्योंकि फैसले सही हो रहे थे, मायूसी नहीं थी। इस बार मायूसी है, बहुत ज्यादा मायूसी। और सर इसमें मैं इस पर सर बिल्कुल बात करूंगा, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक यास्मीन राशिद साहिबा आपसे, मुझसे, कायरा साहब से, क्योंकि हम सब आवाम का भी हिस्सा हैं, पॉलिटिशियन बन गए हैं, कुछ तजियाकार हैं, कुछ एंकर हैं, लेकिन ऑब्वियसली आवाम से निकल कर है। सर अगर आप इजाजत दें तो कायरा साहब से जरा मैं पूछ लूं कि फिर उनके पास ऑप्शंस क्या रह जाएंगे। कायरा साहब, अगर परवेज इलाही साहब का तो क्लियर कट मौके पर असेंबली तहलील नहीं करना चाहते, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ठीक है, अच्छा खान साहब ने बात भी कही है कि असेंबली तहलील नहीं होती और अगर नहीं होने की तरफ जा रही होगी तो वहां अपने अराकीन को इस्तीफे दिलवा लेंगे, 180 अराकीन है उनके, अगर वो इस्तीफे दे देते हैं, आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा असेंबली बचाने के लिए? देखिए, अगर इमरान खान साहब अपनी हमायत उनसे छीन लेते हैं, उनसे वापस ले लेते हैं, और परवेज इलाही साहब 10 सीटों के साथ चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अच्छा, वो एतमाद का वोट नहीं लेते मिसाल के तौर पे, तो हम अदालत में जाएंगे या फिर हम उनके खिलाफ जो भी हमारे पास रेमेडी होगी वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक सूरत ये भी हो सकती है, ये मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ये कोई तकनीक की बात नहीं कर रहा, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, हमने उनको, गवर्नर साहब ने उनको एतमाद का वोट लेने का कहा है, वो एतमाद का वोट लेने की जो तहरीक पेश हुई थी वो वापस हो जाती है। अच्छा, साहब अपना हुक्म वापस ले लेते हैं। अच्छा, और जज साहब अपने मेंबरों के साथ, हम उनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं करते, तो वो चीफ मिनिस्टर तो हैं, तो वो तो बैठे हैं, उनको तो जब तक उनके ओहदे से हटाने के लिए तहरीक पेश नहीं होती, अदम एतमाद की, फिर तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ना कि वो जो परवेज इलाही साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला है, वो फिर आपके वजीर आला बन जाएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना? हमारी तरफ से नहीं होंगे जी, ये तो टेक्निक की बात है ना। अगर इमरान खान असेंबलियों पे हमलावर होते हैं और हम असेंबलियां बचाना चाहते हैं, अच्छा, तो उसका एक रास्ता है, ये कोई आसान रास्ता तो नहीं है, ये कोई आसान उसलूब तो नहीं है। अच्छा, लेकिन इस तरह के हालात में अगर इमरान खान असेंबलियों को तोड़ना ही चाहते हैं और निजाम को बखेरना चाहते हैं, तो उसको रोकने के लिए इस तरह के स्टेप लिए जा सकते हैं। अच्छा, ये कोई आसान स्टेप नहीं है, ठीक है, ये कोई मुस्तासन बातें नहीं है, और ये ऐसा इकदाम नहीं होगा, नापसंदीदा रास्ता है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आपने कोई कोशिशें की हैं या ऐसी कोई कोशिशें शुरू हुई हैं? इसके बारे में अभी कहना कबला रखता है, जब वक्त आएगा फिर बताएंगे। अच्छा जी, चले, थैंक यू सो मच। यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मईशत पर ना, मईशत का क्या सूरत हाल इस वक्त? $4.5 बिलियन इस वक्त हमारे पास रिजर्व हैं। 2014 में भी इतने नहीं थे, उसमें भी तकरीबन $5 बिलियन हमारे पास मौजूद थे, और 25 दिन के हमारे पास रिजर्व मौजूद हैं। उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या हो सकता है 25 दिन के पास? क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, बढ़ चुका है, यकीनी तौर पर हो चुका है? इसका जवाब लेंगे, दोनों शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक ले लेते हैं। प्रोग्राम के आखिरी से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। महंगाई की अपनी ऐसी सूरत हाल हो चुकी है कि आम इंसान उससे लड़ते लड़ते, माजरत के साथ, मैं अपने अल्फाजों पर माजरत कर रहा हूँ, लेकिन मरता चला जा रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा है, घर में 4 कमाने वाले हैं लेकिन फिर भी घर नहीं चल पा रहा है। जनाब, आवाज़ खल्क महंगाई के हवाले से, मईशत के हवाले से क्या है, अवामी राय क्या है, ज़रा सुन लेते हैं, फिर हमारी शख्सियात जो मौजूद हैं उनसे ज़रा मज़ीद बात करेंगे। हमसे कोई उम्मीद नहीं है, ये सब चोरों का टोला है। शहबाज शरीफ कह रहा था जी मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आटा सस्ता करूंगा, ना वो कपड़े बिकेंगे ना आटा सस्ता होगा। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। आटे की थैली 2700 रुपए की हो चुकी है और घी 600 रुपए किलो है। गरीब आदमी क्या करेगा बताओ मुझे। हर चीज़ महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगा है, घी महंगा है। हम गरीब लोग क्या करता है? पाकिस्तान में हम जिन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, ना रोज़गार है, ना लोगों के पास नौकरियां हैं, ना कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगी है सूबों में। यहाँ पे हुक्मरान जो है सिर्फ वो अपने जेबें भरते हैं, आवाम जो है गरीबी की चक्की पीसती जा रही है। अपने मफादात के लिए जो उनसे सब कुछ कर रहे हैं।
अपने केसेस वगैरह इन्होंने ख़त्म कर दिए, अपने रास्ते सीधे कर लिए। आवाम से तो इनको कोई हमदर्दी है ही नहीं। वहाँ भूख से मार रही है, सारी दिन को खाल खाल के गर्मियों में के सर्दियों में, ना कोई आटा मिल रहा, ना चीनी मिल रही है, ना घी मिल रही है, ना साग सब्जी दालें, बंदा गरीब लोग कैसे खाए? गरीब लोग कैसे खाएं, ये तो एक अहम सवाल है। लेकिन अब जो मुतवस्सित तबका होता है, जिसको मिडिल क्लास कहा जाता है, अपर मिडिल क्लास कहा जाता है, उनके लिए भी ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया है। यास्मीन राशिद साहबा, इतने बुरे हालात वाकई में कभी नहीं देखे थे। 4.5 बिलियन डॉलर्स हमारे असासे रह चुके हैं, 25 दिन के असासे हमारे पास। पहले मशीनरी इंपोर्ट करने पर पाबंदी थी, अब तो जो फैक्ट्री मालिकान हैं, जो लोग हैं, वो कहते हैं अब रॉ मटेरियल भी हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। ये सूरत हाल कहां जाके रुकेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ चीज़ ये होगी कि जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, उन पे भी पाबंदी लग गई है। वजह यह है कि आपके पास पैसा नहीं है एलसीज खोलने के लिए और बाहर से इंपोर्ट करने के लिए दवाइयों को। अभी पिछले दिनों आपको पता है इतना बड़ा हमारे लिए इस वक्त बुरहान आया हुआ है, हेपरीन के ऊपर, उसके ऊपर इंसुलिन के ऊपर। ये सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिनको इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी और ड्रग्स हैं। पेनाडोल की मैं आपको बताती चली जाऊं कहानी कि पेनाडोल के लिए हमने 2 दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट को लिखा कि आप इनके, क्योंकि हर चीज़ इन्फ्लेशन हो गई है, हमारा पैसा जो है वो यानी डॉलर के सामने खाक का नहीं रहा, तो उनके लिए रॉ मटेरियल लाना जो है मुश्किल है। जीएसके ने आपको सामने, जीएसके ने उन्होंने बंद कर दिया पेनाडोल बनाना, और बड़ी मुश्किलों से मेरा ख्याल है अब उन्होंने 80 पैसे। मतलब आप दुनिया में रह रहे हैं ना इस वक्त, देखिए हालात क्या हैं। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, हम एलसीज नहीं खोल सकते। आपको पता है हमारी इक्विपमेंट की एलसीज नहीं, अस्पताल जो नए बना रहे थे एलसीज हमारी इक्विपमेंट की नहीं खुल सकती। स्टेंट्स का मसला बन गया है कार्डियक डिजीज़ के लिए, नेचुरली ये भी सारे कुछ बाहर से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम ख़ास तौर पे दवाइयाँ वगैरह इंपोर्ट करते थे, उन सब पे इस वक्त एक तो रोटी की बहरान, खाने का बहरान तो हो गया, अब इसके बाद इलाज का बहरान होगा। ये सारी तकलीफदेह चीज़ें हैं। और मुझे दुख इस बात का होता है सलमान कि इतना बड़ा वो करके दावा करके, और कायरा साहब की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ और मुझे पता है इज़ वेरी सिंसियर पाकिस्तानी। ये देखे तो सही नहीं, इस हुकूमत जिसके साथ ये खड़े हुए हैं जाके पीडीएम के साथ, इन्होंने किया क्या तबाही? क्या आपका ख्याल है कि शहबाज शरीफ ने कोई तब्दीली लाया? शहबाज शरीफ ने तो अपने केसेस खत्म किए ना, आपका तो कोई केस नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने सारे खानदान के केस खत्म कर दिए। बिल्कुल। यास्मीन साहब, मेरे पास टाइम कम है, मैं कोशिश आमिर जैसा साहब से भी अगर मैं इसका जवाब ले लूं। आमिर जैसा साहब, 30 रुपए की रोटी है, डॉलर जो है ना वो गूगल दिखा रहा है 217 रुपए का, लेकिन अगर आप एक्सचेंज कंपनी के पास जाएंगे ना, वो कहेगा भाई 250 का भी डॉलर नहीं है, तो आप कहेंगे भाई गूगल के पास 217 रुपए का आ रहा है, तो आपको कहेगा भाई उनसे जाके ले लें। इस वक्त IMF का सबसे बड़ी शर्त यह है कि ये मसनूई तौर पर आपने रोका हुआ है, मार्केट रेट रिजर्व रेट में बहुत फर्क है। रोटी 30 रुपए की हो गई है, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। ये सूरत हाल कहां जाके रुकेगी, या रुकेगी भी या नहीं रुकेगी? देखिए, मजालिम की दास्तान, ज्यादतियों की दास्तान बहुत तवील है, सिर्फ करेंसी पे, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है। जो बहुत बड़ा जुल्म किया है इसाक डार साहब ने, समझी साहब ने, जो कि नवाज शरीफ के समझी हैं, वो जुल्म ये है कि जनाब उन्होंने इस मुल्क में पहली मरतबा करेंसी की एक थ्राइविंग ब्लैक मार्केट क्रिएट कर दी है। क्योंकि जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि जो इन्होंने दिखा रहे हैं कि 224 का ओपन मार्केट में है और इंटरबैंक का जो भी रेट है उसमें तो डॉलर मिलता नहीं है, तो हत्ता कि बैंक भी ओपन मार्केट से जो है वो पैसे खरीदने पे मजबूर है, डॉलर खरीदने पे मजबूर हैं, और वहां पर 260, 270, 275 जो है एक आम आदमी से चार्ज किया जा रहा है। ये इतनी बड़ी इन्होंने ज्यादती की कि आप दोबारा FATF में जाने का खतरा हो जाएगा आपको, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, हुंडी हवाला बहुत ज्यादा हो रहा है, और उसकी रोकथाम के लिए कोई काम भी नहीं हो रहा। बिल्कुल, डार का ये बहुत बड़ा एक मुल्क के ऊपर जुल्म है। ये उन्होंने वो काम किया है, वो छुरा घोपा है पाकिस्तान के लिए, जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर आप ये देखें कि इन्फ्लेशन, इफरात ज़र जो है वो 30-31% है, कभी 24 और 30% के दरमियान झूल रहा है। आप मुआवजा करें, भारत में 6% है, बांग्लादेश में 9% है, अफगानिस्तान में 10% इन्फ्लेशन है, हमारे यहाँ 30% है। सर बहुत मुश्किल सूरत हाल है, टाइम कम है इसलिए सर मैं माजरत करूंगा आपसे, लेकिन सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद है और यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश हमारी सबकी यही होती है कि पाकिस्तान इन तमाम मसाइल से बाहर निकले, लेकिन एक आम इंसान की ज़िंदगी रोटी, कपड़ा और मकान ही होती है। रोटी जब 30 रुपए की मिलेगी तो क्या खाएगा, क्या अपने बच्चों को खिलाएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।